हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। कार्बन कंपाउंड्स, यह चैप्टर हमारा चालू है। अब तक हमने काफी सारी चीजें देख ली इस चैप्टर में। आज हम मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स यह सब टॉपिक देखने वाले हैं। और ये जो सब टॉपिक है ये पूरा थियोरेटिकल है। कुछ बहुत ही कम चीजें हैं जो कि हमें समझने की जरूरत है उसे। बाकी सारी चीजें तो आपको याद ही रखनी है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही कहना चाहता हूँ कि पूरा थियोरेटिकल लेक्चर होने वाला है। अगर आप नोट्स निकालना चाहते हो तो पहले ही पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए ताकि आप नोट्स निकाल सके, क्योंकि आपको यहाँ पे चीजें काफी सारी याद करनी पड़ेगी। और याद तभी होती है चीजें जब आप उसे लिखते हो तब। इसलिए पहले आपको मैं वार्न कर रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब महारेणु और पॉलीमर्स मतलब बहुवारिके। अभी इसका मतलब क्या है? मैक्रो मैक्रो मतलब बड़ा, जैसा माइक्रो होता है MICRO, माइक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा। उसका ऑपोजिट है मैक्रो मतलब बड़ा। तो इसलिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स को महारेणु कहा गया। मॉलिक्यूल्स मतलब रेणु, ये तो आपको पता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब महारेणु, बहुत बड़े रेणु, ऐसा उसका मतलब है। और पॉलीमर्स, पॉली मतलब मेनी। आपने कई बार पॉली ये शब्द सुना होगा। पॉलिनोमियल, मैथ में है पॉलिनोमियल, पॉलीगॉन। पॉली का अर्थ होता है मेनी, एक से ज्यादा। मेनी मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा। तो पॉलीमर्स मतलब बहुवारिके। बहु का मतलब भी मेनी है, इसलिए पॉलीमर्स को बहुवारिके कहते हैं। हम देखते हैं एक एक करके क्या होता है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स। We have seen in the beginning of this chapter that the number of the known carbon compounds is as large as about 10 million and the range of their molecular masses is as large as 10 power 1 to 10 power 12। क्या बोला है? हमने चैप्टर के शुरुआत में ही देख लिया था कि जो कार्बन कंपाउंड्स है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लगभग 10 मिलियन मतलब 10 दशलक्ष के आसपास कार्बन कंपाउंड्स की संख्या है। और किस वजह से कार्बन के कंपाउंड्स ज्यादा है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है कार्बन की, वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसलिए हमें पहले से ही पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास है कार्बन कंपाउंड का, उसकी रेंज भी 10 पावर 1 से लेके 10 पावर 12 तक है। द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इज वेरी लार्ज फॉर द मॉलिक्यूल्स विथ हाई मॉलिक्यूलर मास। अभी ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही हाई है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है वो बहुत बड़े बड़े। मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे कुछ क्या है, रेणु है जिनका जो वस्तुमान है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ा रेणु वस्तुमान है। और ऐसे रेणु की जो घटक अणु है, ऐसे रेणु के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है, उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। द जायंट कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन आपको बताई गई है। द जायंट कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इसका मतलब क्या है? जायंट कार्बन मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत बड़े कार्बन मॉलिक्यूल्स जो कि 100 से लेके 1000 तक अणु से बनी हुई है। मतलब उसमें 100 अणु हो सकते हैं, 1000 अणु हो सकते हैं, कितने भी, मतलब बहुत ज्यादा उसमें एटम्स है, इसलिए उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा गया है। बहुत बड़े बड़े कार्बन के रेणु जिनमें कई सारे अणुज है, मतलब कितने एटम्स है, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स कहा गया है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कार्बन मॉलिक्यूल्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। दे आर फ्रॉम द टाइप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड पॉलीमर्स। और वो कौन से टाइप ऑफ कंपाउंड्स है? पॉलीमर्स से। वो क्या है? बहुवारिके पॉलीमर्स है, क्योंकि उनमें एक से ज्यादा क्या है, मर्स, मतलब हम बोल सकते हैं मोनोमर्स है। उनमें एक से ज्यादा मोनोमर्स है, इसलिए उन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है। मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा पॉलीमर्स के बारे में, कोई टेंशन नहीं है। नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स। The natural macromolecules, namely polysaccharides, proteins and nucleic acid, are the supporting pillars of the living world। क्या बोला है? कुछ नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मतलब नैसर्गिक महारेणु है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। और एक है सपोर्टिंग पिलर है हमारे लिविंग वर्ल्ड की। लिविंग वर्ल्ड मतलब आपको पता है, अभी हमारा जो जीव सृष्टि है उसका आधार स्तंभ है, ऐसा हम कह सकते हैं। वी गेट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फ्रॉम पॉलीसैकेराइड्स, नेमली स्टार्च एंड सेल्यूलोज। अभी आप लोगों ने स्टार्च और सेल्यूलोज ये नाम सुना है। स्टार्च, सेल्यूलोज ये पॉलीसैकेराइड्स है और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये पॉलीमर्स है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है, आपको याद रखना है, स्टार्च, सेल्यूलोज। और ये तो हमारे लिए जरूरी है, ये भी आपको पता है। इसका मतलब जो नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो हमारे लिए जरूरी है। Proteins constitute a large part of the bodies of animal and also are responsible for their movement and various physiological processes। अभी जो प्रोटीन है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारी बॉडी का, मतलब हमारी बॉडी का बहुत सारा पार्ट प्रोटीन से बना होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर हमारी बॉडी का मतलब हर एक कण में प्रोटीन है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रोटीन है वही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए, और जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है उसके लिए प्रोटीन जिम्मेदार है। और जो प्रोटीन है वो क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल द हेरिडिटी एट मॉलिक्यूलर लेवल। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या करता है? हमारी हेरिडिटी कंट्रोल करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे।
हेरिडिटी मतलब अनुवंशिकता, हमारी अनुवंशिकता नियंत्रण करता है कौन? न्यूक्लिक एसिड, रेणु पातळी पे न्यूक्लिक एसिड हमारी अनुवंशिकता निर्धारित करता है। रबर इज अनदर टाइप ऑफ नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल, रबर भी एक तरीके का नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल है। रबर आपको पता होगा, जो रबर बैंड का रबर होता है, रबर कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, वो पेड़ से मिलता है, आपको पता ही होगा, वो एक नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मतलब जो सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन्स, रबर, ये सारे क्या है? नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स, मानव निर्मित महारेणु। अभी हम मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स देखेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स were produced for the first time in the laboratory and factory with an intention to invent an alternative for rubber and silk। देखिए, रबर और सिल्क इनके अल्टरनेटिव के लिए, मतलब रबर और सिल्क की जगह पे कोई और चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? और इसी इच्छा से, इसी के लिए क्या किया गया, इसी इंटेंशन के साथ लेबोरेटरी में और फैक्ट्री में क्या किया गया? इन्वेंशन किया गया, मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स का वहां पे शोध हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स पहली बार क्यों तैयार किए गए? क्योंकि हमें रबर और सिल्क की जगह कोई और चीज चाहिए थी, इसीलिए। टुडे मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर इन यूज इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, और आज हम मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पे। मैनमेड फाइबर्स विच हैव स्ट्रेंथ अलोंग द लेंथ सिमिलर टू नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, वूल एंड सिल्क। इलास्टोमर्स विच हैव द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रबर, प्लास्टिक्स from which innumerable types of articles, sheets, pipes and surface coatings are made are all example of man-made macromolecules। देखिए, man-made macromolecules के एग्जांपल कौन से आते हैं? नेचुरल फाइबर्स की तरह कॉटन, वूल, सिल्क, इनकी तरह कुछ मैनमेड फाइबर्स है, वो क्या है? मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अभी मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं? मैनमेड फाइबर का एग्जांपल नाइलॉन, रेयॉन, ये क्या है? मैनमेड फाइबर्स है, जिनकी लेंथ, जिनकी स्ट्रेंथ किसकी तरह है? नेचुरल फाइबर्स की तरह, कॉटन, वूल, सिल्क की तरह है। और इलास्टोमर्स कुछ है जो भी मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल में आते हैं, जो कि इलास्टोमर्स मतलब क्या होते हैं? जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है रबर की तरह। तो कुछ मैनमेड इलास्टोमर्स है जो हम मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ऐसा कह सकते हैं। और प्लास्टिक, प्लास्टिक भी एक मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल है। प्लास्टिक का इस्तेमाल तो हम हर जगह पे करते ही है, कुछ अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स बनाने में, शीट्स बनाने में, पाइप्स के लिए, सरफेस की कोटिंग करने के लिए भी हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। The structure of natural and man-made macromolecules is formed by joining several small units in a regular manner। और क्या बोला गया है यहाँ पे? नेचुरल हो या चाहे मैनमेड हो, लेकिन जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? वो छोटे छोटे घटक एक रेगुलर मैनर में ज्वाइन करके बनते हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? जो छोटे छोटे घटक होते हैं वो नियमित पद्धति से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और क्या बनता है वहां पे बनता है मैक्रोमोलिक्यूल। ये बात आपको याद रखनी है। और इसीलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स को पॉलीमर भी कहते हैं। एज ए रिजल्ट द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमरिक इन नेचर। और इसीलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? पॉलीमरिक इन नेचर है, मतलब वो एक तरीके के पॉलीमर ही है। पॉलीमर मतलब मिनी मोनोमर्स, ऐसा हम कह सकते हैं। पॉली मतलब मिनी होता है, तो मिनी मोनोमर्स से क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। और यहाँ पे भी जो हम बोल रहे मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो भी क्या बने हैं? छोटे छोटे यूनिट से एक रेगुलर मैनर में छोटे छोटे यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ के क्या बनता है? मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। तो वहां पे भी मतलब मिनी क्या हो रहे? यूनिट्स आ रहे, अनेक यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ के मैक्रोमोलिक्यूल्स बन रहे, तो हम इसे भी पॉलीमर कह सकते हैं। और उनका नेचर भी कैसा होता है? पॉलीमरिक नेचर होता है। तो यहाँ पे आपको बात क्या याद रखनी है? मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल क्या है? रबर, ऐसा हम बोल सकते हैं, रबर बोल सकते हैं। और या फिर आपको और कोई पता होगा मैनमेड चीज, जो मैनमेड धागा इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम क्या बोल सकते हैं? सिंथेटिक फाइबर, जिस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? नाइलॉन, रेयॉन, ये क्या हुए? मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल। पॉलीमर्स, अब हम देखेंगे पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब बहुवर्गीय, मैंने आपको पहले ही बताया। अ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिपीटेशन ऑफ अ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। क्या बोला है? ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल जो कि स्मॉल यूनिट्स के रेगुलर रिपीटेशन की वजह से तैयार होता होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर कहेंगे। मतलब छोटे छोटे घटक के नियमित पुनरावृत्ति से जो भी महारेणु बनता है उसे हम पॉलीमर यानी बहुवर्गीय कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। The small unit that repeats regularly to form a polymer is called monomer। और जो स्मॉल यूनिट रेगुलरली रिपीट होके पॉलीमर बनाता है उसे हम मोनोमर कहते हैं। मतलब मोनोमर के रेगुलर रिपीटेशन से पॉलीमर बनता है। आपको याद रखना है, अनेक मोनोमर मिलके क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। तो जो घटक, जो यूनिट पॉलीमर को बनाता है, जो यूनिट बार बार रिपीट होके पॉलीमर को बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मोनोमर कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मोनोमर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है? पॉलीमर मतलब छोटे छोटे यूनिट्स रेगुलर रिपीटेशन के बाद एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, उस मैक्रोमोलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। और जिस छोटे छोटे यूनिट के रेगुलर रिपीटेशन से वो पॉलीमर बन रहा है उन्हें हम मोनोमर कहते हैं।
द रिएक्शन बाय विच मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और जिस रिएक्शन की वजह से वो मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं उन्हें हम उस रिएक्शन को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मतलब पॉलीमराइजेशन ऐसी रिएक्शन है जिसमें मोनोमर जो है वो पॉलीमर में कन्वर्ट होता है, इसलिए पॉलीमर मिल रहा है हमें प्रोडक्ट, इसलिए उस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। One important method of polymerization is to make a polymer by joining alkene type monomers. For example, synthesis of polyethylene is shown as below. देखिए यहाँ पे आपको किसका पॉलीइथिलीन का पॉलीमराइजेशन दिखाया है। क्या बोला है यहाँ पे आपको कि पॉलीमराइजेशन की जो एक इंपॉर्टेंट मेथड आपको बताई गई कि जिसमें आपको बोला है कि अल्कीन के मोनोमर्स इस्तेमाल करके उससे पॉलीमर बनाया जाता है। मतलब छोटे छोटे अल्कीन एक दूसरे को जुड़ के एक मैक्रोमोलिक्यूल यानी एक पॉलीमर बनाते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। एग्जाम्पल आपको क्या दिया है, पॉलीइथाइलिन का एग्जाम्पल दिया है। देखिए पॉलीइथाइलिन जो एक क्या है पॉलीमर है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद वो पॉलीइथाइलिन हमें मिल रहा है। लेकिन किसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इथाइलिन का। किसका हो रहा है, इथाइलिन। यहाँ पे मोनोमर है। देखिए इन छोटे छोटे यूनिट से, देखिए आपको यहाँ पे यूनिट दिख रहा है, एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, इस तरीके से कई सारे यूनिट मिलके क्या होता है, एक पॉलीमर मिलता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे हमें इथाइलिन इस मोनोमर का रेगुलर रिपीटेशन हो रहा है और एक दूसरे से जुड़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है, पॉलीइथाइलिन मिल रहा है। देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड है, मतलब क्या है, अल्कीन है। तो ऐसे अनेक सारे अल्कीन, मतलब वही है, एक ही है, इथाइलिन ही है। अभी हम C2H2 को क्या बोलते हैं, इथिन बोलते हैं। तो ये जो पॉलीमर है इसे पॉलीथीन भी कहते हैं, पॉलीइथीन। आपने नाम सुना होगा पॉलीथीन, जो हमारे कैरी बैग्स होते हैं प्लास्टिक के, उन्हें पॉलीथीन कहा जाता है। तो यही है, इसे पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं या फिर पॉलीइथीन भी कहते हैं। आपने तो नाम सुना ही होगा पॉलीथीन, तो आपको पता चल गया कि वो पॉलीथीन क्या है, एक क्या है, पॉलीमर है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करके लीजिए। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें नेम ऑफ पॉलीमर, कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ पॉलीमर और उसके कुछ यूजेस दिए गए। चलिए देखते। पहले हमें पॉलीथिलीन दिया गया है जो कि हमने अभी देखा, उसका मोनोमर इथाइलिन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे कि हम इथिन भी कह सकते हैं, और इस पॉलीमर को हम पॉलीइथिन भी कह सकते हैं। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको आगे यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात एक है कि यहाँ पे आपको एन दिख रहा होगा, स्मॉल लेटर में एन लिखा हुआ है। ये एन क्या डिनोट करता है कि ये जो यूनिट है, ये जो ब्रैकेट में आपको यूनिट दिखाया गया है, वो मल्टीपल टाइम्स आएगा, एन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं, मेनी टाइम्स आएगा। एन मतलब यहाँ पे एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन कुछ भी हो सकता है, मेनी नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो यूनिट ब्रैकेट में आपको दिया गया है ये मेनी टाइम्स आएगा। और दूसरी बात नोट डाउन करने वाली, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मतलब दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है मोनोमर में। लेकिन जब आप पॉलीमर में देखोगे तो C और C दोनों के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, और एक डबल बॉन्ड, मतलब जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, और दूसरे एक्स्ट्रा के दो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड से एक और राइट साइड से एक, ऐसे दो बॉन्ड्स आपको एक्स्ट्रा के दिखाई दे रहे हैं, और ब्रैकेट में उनको डाल के हमने एन लगा दिया है। मतलब ऐसे यूनिट्स मेनी टाइम्स आएंगे। हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि हम क्या कर रहे थे, लंबी चेन से उसको डिनोट कर रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन उतनी बड़ी चेन निकालने की जरूरत नहीं है। हम इस तरीके से ब्रैकेट में डाल के उसको साइड में एन लगा के भी दिखा सकते हैं। तो इसका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसके यूजेस है कैरी बैग्स, स्पोर्ट वेयर, पॉलीथाइलिन के। उसके बाद आता है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन का मोनोमर है स्टीरीन, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ये स्टीरीन है जिसका क्या है पॉलीमर, पॉलीस्टीरीन। देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ गई होगी, जो मोनोमर है जैसे कि इथाइलिन, उसका पॉलीमर पॉलीइथाइलिन। अभी स्टीरीन, उसका पॉलीमर पॉलीस्टीरीन। आपको समझ में आ गया होगा। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, और उसके यूजेस है थर्मोकॉल आर्टिकल्स, मतलब थर्मोकॉल से बनी हुई चीजें, या फिर जो थर्मोकॉल होता है वो क्या किससे बना हुआ होता है, वो पॉलीस्टीरीन होता है। बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है PVC। PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी आप लोगों ने PVC नाम सुना होगा, टीवी में एडवर्टाइज भी आती है PVC पाइप्स की, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो ये PVC है। उसका क्या है मोनोमर, विनाइल क्लोराइड, ClCH डबल बॉन्ड CH2। विनाइल क्लोराइड उसका मोनोमर है। एक बात यहाँ पे याद रखिए, विनाइल क्लोराइड में Cl आता है, सीधी सी बात है, नाम ही है विनाइल क्लोराइड, मतलब उसमें Cl आएगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से पॉलीमर में क्लोरीन है, मतलब अभी एग्जांपल है PVC जिसमें क्लोरीन आता है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन से पॉलीमर के मोनोमर में क्लोरीन है, विनाइल क्लोराइड में क्लोरीन है। तो आपको ये बात याद रखनी है। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आगे दिया गया है। उसके यूजेस है PVC पाइप्स, डोर मैट्स, ट्यूब्स एंड बैग्स इन हॉस्पिटल किट्स। तो ये सारे उसके यूजेस हो गए। उसके बाद आता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर है एक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आता है एक्राइलोनाइट्राइल में, जिसका पॉलीमर क्या है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल।
इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके यूजेस है विंटर क्लोथिंग, ब्लैंकेट्स। उसके बाद है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? पॉलीमर है। उसका क्या मोनोमर आता है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन उसका मोनोमर है। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है और ये नॉन स्टिक कुकवेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉन स्टिक कुकवेयर मतलब आप लोगों ने एडवर्टाइज देखी होगी टीवी पे, कई बार नॉन स्टिक कुकवेयर की एडवर्टाइज आती है, वो कुकर की या फिर कोई कढ़ाई वगैरह इसकी एडवर्टाइज आती है नॉन स्टिक कुकवेयर की। तो जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं वो टेफ्लॉन से बने हुए होते हैं, जिसका मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। उसके बाद है पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन का क्या है? मोनोमर प्रोपाइलिन आता है। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे जो आगे पॉली लिखा हुआ है ये प्रिंट मिस्टेक है, ये पॉली आपको नहीं कंसीडर करना। सीधी सी बात है, प्रोपाइलिन मोनोमर है और उसका पॉलीमर पॉलीप्रोपाइलिन है। तो प्रोपाइलिन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये उसका मोनोमर है। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है और उसका जो यूजेस है वो इंजेक्शन, सिरिंज और फर्नीचर में किया जाता है। मतलब जो इंजेक्शन की हमारी सुई होती है वो पॉलीप्रोपाइलिन से बनी हुई होती है, या फिर जो फर्नीचर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉलीमर, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला पॉलीमर का और उनके कुछ यूजेस दिए गए, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। The polymers in the given examples are formed by repetition of single monomer. These are called homopolymers. देखिए क्या बोला यहाँ पे, होमोपॉलीमर्स की डेफिनेशन दी गई है। क्या है होमोपॉलीमर्स? मतलब अभी हमने जो भी एग्जांपल्स देखे पॉलीमर्स के, वो सारे के सारे सिंगल मोनोमर से बने हुए थे। देखिए पॉलीइथाइलिन का एग्जांपल लीजिए, उसमें मोनोमर कौन सा था? इथाइलिन था। इथाइलिन ये जो एक मोनोमर है वही मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा था। कोई और टाइप का मोनोमर था क्या उसमें? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इथाइलिन मोनोमर ही था जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा था। तो ऐसे सिंगल मोनोमर से बने हुए पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर्स कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये जो पीला बॉक्स आपको दिख रहा है, कंसिडर कीजिए ये कोई मोनोमर है। तो एक ही टाइप का मोनोमर बार बार रिपीट होके क्या बनाता है? होमोपॉलीमर्स बनाता है। तो इस डायग्राम से आपको सिंपल में समझ में आ गया होगा। द अदर टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर मोनोमर्स। अभी कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो कि एक से ज्यादा किससे बने हुए होते हैं? मोनोमर से बने हुए होते हैं, जिन्हें हम कोपॉलीमर्स कहते हैं। कोपॉलीमर का एग्जांपल आपको दिया गया है PET। क्या है PET? मतलब पॉलीइथाइनिल टर्पथैलेट। पॉलीइथाइलिन टर्पथैलेट उसका एग्जांपल है और किससे बना हुआ होता है? उसमें दो मोनोमर होते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टर्पथैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकॉल और टर्पथैलिक एसिड, इन दो मोनोमर से पॉलीइथाइलिन टर्पथैलेट बना हुआ होता है और वो कोपॉलीमर है। मतलब इसमें दो मोनोमर का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसे कोपॉलीमर कहते हैं। अभी कोपॉलीमर आपको इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दो मोनोमर्स दिख रहे होंगे, एक पीले रंग का डब्बा है और एक नीले रंग का सर्कल है, जो वायलेट कलर का सर्कल जो भी है, लेकिन अलग अलग मोनोमर है इसमें। आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से एक से ज्यादा मोनोमर से जो पॉलीमर्स बनते हैं उन्हें हम कोपॉलीमर कहते हैं। अभी कोपॉलीमर में जो स्ट्रक्चर है उनका अलग अलग हो सकता है। मतलब सारे के सारे एक जैसे मोनोमर्स पहले आएंगे, उसके बाद जो दूसरा टाइप का मोनोमर है वो आएगा, या फिर अल्टरनेटिव भी आ सकते हैं एक के बाद एक। तो अलग अलग स्ट्रक्चर है, वो जितना ज्यादा डीप में हमें नहीं देखना। सिर्फ यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, अगर एक ही मोनोमर से पॉलीमर बना हुआ है तो होमोपॉलीमर होगा। अगर पॉलीमर में एक से ज्यादा मोनोमर्स है, एक से ज्यादा टाइप की मोनोमर्स है, तो वो कोपॉलीमर होगा। होमोपॉलीमर के एग्जांपल अभी हमने देखे, अभी हमने जो भी सारे एग्जांपल देखे थे थोड़ी देर पहले, वो सारे के सारे होमोपॉलीमर के थे। और अभी जो PET है, पॉलीइथाइलिन टर्पथैलेट, वो कोपॉलीमर का एग्जांपल है। और एक एग्जांपल कोपॉलीमर का मैं क्या बोल सकता हूं आपको? ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर जो कि आइसोब्यूटाइलिन और आइसोप्रीन, इन दो मोनोमर से बना हुआ होता है। तो ब्यूटाइल रबर भी क्या है? कोपॉलीमर। ये बात आपको याद रखनी है। The structures of polymers are linear as in the given examples or they are branched and cross-linked as well. अभी हमने जो स्ट्रक्चर अभी तक देखे थे, पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखे, कुछ 4-5 एग्जांपल हमने देखे जिसमें सारे के सारे किस स्ट्रक्चर कैसे थे? लीनियर स्ट्रक्चर थे। लेकिन कुछ पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर ब्रांचड भी हो सकते हैं और क्रॉस लिंक्ड भी हो सकते हैं। पॉलीमर्स एक्वायर वेरियस प्रॉपर्टीज एज पर द नेचर ऑफ द मोनोमर्स एंड द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और पॉलीमर की प्रॉपर्टी कैसे निर्धारित होती है? किस मोनोमर से वो पॉलीमर बना हुआ है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ब्रांचड स्ट्रक्चर है या फिर क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर से और उसके मोनोमर के टाइप से या फिर मोनोमर के नेचर से भी हम उस पॉलीमर का नेचर, उस पॉलीमर के गुणधर्म निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। The composition and structure of natural polymers were understood after carrying out their decomposition. अभी कुछ नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, अगर उनका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर हमें समझ के लेना है तो उनका डिकम्पोजिशन करना पड़ता है। मतलब उसमें कौन सी चीजें, किस चीजों से वो, कौन से यूनिट से वो पॉलीमर बना हुआ है, नेचुरल पॉलीमर, ये हमें देखना पड़ता है। चलिए यहाँ पे हमें कुछ नेचुरल पॉलीमर्स दिए गए, उनके मोनोमर दिए गए और उनका ऑकरेंस दिया गया। पहला है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो कि ग्लूकोज से बना होता है, उसका मोनोमर क्या है? ग्लूकोज। और ऑकरेंस है स्टार्च, मतलब स्टार्च में हमें पॉलीसैकेराइड मिलता है जो कि ग्लूकोज इस मोनोमर से बना हुआ है। उसके बाद आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से ही बना हुआ है और उसका ऑकरेंस है वुड।
या फिर सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसमें हमें सेल्यूलोज देखने को मिलता है, एनिमल में सेल्यूलोज नहीं होता, आपको तो पता ही है। यहाँ पे याद रखने की बात कौन सी है, पॉलीसैकेराइड और सेल्यूलोज दोनों का जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है, लेकिन पॉलीसैकेराइड स्टार्च में मिलता है, सेल्यूलोज हमें वुड में या फिर प्लांट सेल्स में मिलता है। उसके बाद आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो कि अल्फा अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, मतलब प्रोटीन पॉलीमर है और उसका जो मोनोमर है वो अल्फा एमिनो एसिड से, ये बात आपको याद रखनी है। प्रोटीन के तो सोर्सेस आपको पता है, प्रोटीन एग में होता है, पल्सेस में होता है, खाने पीने की बहुत सारी चीजों में प्रोटीन होता है, मसल्स में, हमारी हेयर में, हमारे इंजाइम्स में, स्किन में, यहाँ पे भी प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन किससे बना हुआ होता है, अल्फा एमिनो एसिड से। उसके बाद है डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आपने नाम कई बार सुना भी होगा उसका। वो जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड जो कि है डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट। कौन से न्यूक्लियोटाइड से, डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट, इस न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, ये इसका मोनोमर है। और ऑकरेंस क्या है, क्रोमोसोम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हमारे क्रोमोसोम्स में होता है, हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं और उन क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है। अभी डीएनए से ही हमारी हेरिडिटी, हम क्या बोलते हैं, निश्चित हो सकती है, मतलब निर्धारित होती है। हमारी जो अनुवंशिकता है, हेरिडिटी प्रॉपर्टीज, वो हमारा डीएनए ही निर्धारित करता है। उसके बाद आता है आरएनए। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, लेकिन राइबोस फॉस्फेट से बना हुआ होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट से और आरएनए राइबोस फॉस्फेट, इस मोनोमर से बना हुआ है। उसका ऑकरेंस है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। कहां पे मिलता है, न्यूक्लियस या फिर सेल के साइटोप्लाज्म में आरएनए देखने को मिलता है। उसके बाद है रबर। रबर आइसोप्रीन से बना हुआ होता है। यहाँ पे आपको आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर भी दिया गया है। आइसोप्रीन मोनोमर से रबर बना हुआ होता है और वो कहां पे मिलता है हमें, लैटेक्स ऑफ रबर ट्री। रबर ट्री का लैटेक्स, यानी इसे चीक भी बोलते हैं रबर ट्री का, वहां पे हमें रबर मिलता है, लैटेक्स से उस रबर मिलता है। तो ये कुछ हो गए नेचुरल पॉलीमर्स, उनका हमने मोनोमर भी देख लिया और उनका ऑकरेंस भी देख लिया। अभी हमारे बुक में क्वेश्चन पूछा गया है पॉलीविनाइल एसीटेट, ये क्या है, पॉलीमर है जो कि ग्लूज में या फिर पेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो ये जो पॉलीविनाइल एसीटेट पॉलीमर है उसका मोनोमर हमें पूछा गया है और उस मोनोमर का स्ट्रक्चर हमें पूछा गया है। तो कौन सा मोनोमर आता है, देखिए नाम ही है पॉलीविनाइल एसीटेट, तो सोचिए उसका मोनोमर क्या आएगा। बस आपको पॉली निकाल देना है, सीधी सी बात है, हमें विनाइल एसीटेट उसका क्या आएगा, मोनोमर आएगा। लेकिन उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से निकालेंगे हम, सीधी सी बात है, ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट तो नहीं आएगा, ये जो यहाँ पे आपको एन दिख रहा है वो एन भी नहीं आएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही आएगा। सिर्फ जो कार्बन कार्बन के बीच में आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद आगे का स्ट्रक्चर है। तो ये विनाइल एसीटेट का फार्मूला है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोमर से पॉलीमर बनाइए। अभी सपोज विनाइल एसीटेट आपको मोनोमर दिया गया है, अगर उसका पॉलीमर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, बस जो कार्बन कार्बन में बीच के आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है उसको सिंगल बॉन्ड बना देना है, दो तरफ ब्रैकेट लगाने हैं, दो एक्स्ट्रा की बॉन्ड लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऐड करने हैं आपको। हर एक कार्बन के, जिस कार्बन के आप डबल बॉन्ड कैंसिल कर रहे हो उसी कार्बन को एक एक बॉन्ड ऐड हो जाएगा, एक बॉन्ड लेफ्ट साइड में, एक बॉन्ड राइट साइड में, आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉलीविनाइल एसीटेट में। और आपको नीचे एन दिखा देना। एन मतलब क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स ये यूनिट ऑकर हो रहा है, इसका मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा हम कहते हैं। और अभी जो विनाइल एसीटेट है इसका आप इस तरीके से भी स्ट्रक्चर लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी विनाइल एसीटेट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गया पॉलीविनाइल एसीटेट, जो कि ग्लूज बनाने में या फिर पेंट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसका हमने मोनोमर देखा विनाइल एसीटेट। चलिए आप लोगों को एक टास्क देता हूं, स्ट्रक्चरल फार्मूले ऑफ सम मोनोमर्स आर गिवन बिलो, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द होमोपॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम देम। आपको क्या करना है, आपको जो नीचे मोनोमर्स दिए गए उनसे आपको पॉलीमर बनाना है, उस पॉलीमर का आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालना है और होमोपॉलीमर मिलेंगे आपको। होमोपॉलीमर क्यों, क्योंकि एक ही मोनोमर से बन रहे, आपको दिख रहा होगा ए में आपको एक मोनोमर दिया गया है, बी में आपको एक मोनोमर दिया गया है, उनसे आपको पॉलीमर निकालना है। मैंने अभी आपको बताया, सीधी सी बात, आपको क्या करना है, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो निकाल देना है। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, एक ही सिंगल बॉन्ड आएगा। उसके बाद इस कार्बन को एक बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा, इस कार्बन को एक बॉन्ड इस तरफ लग जाएगा, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट आएगा और फिर आपको नीचे यहाँ पे एन लिखना है, क्योंकि एन क्या डिनोट करता है, ये जो यूनिट है हमारा एन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, मतलब मल्टीपल टाइम्स आएगा। तो इस तरीके से आपको इसका क्या मिल जाएगा, होमोपॉलीमर मिल जाएगा। सेकंड का भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। वैसे आपके लिए टास्क है, मैंने बस आपको एक हिंट दे दिया, हिंट क्या, मैंने तो आपको आंसर ही बता दिया, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए, आपको आसानी से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।